चंगेज खान, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक क्रूर योद्धा की तस्वीर जिसने अपनी तलवार के दम पर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। पर क्या कहानी बस इतनी सी है? क्या वह सिर्फ एक बर्बर हमलावर था, या फिर इतिहास के पन्नों में कुछ और भी छिपा है? चलिए आज इस विजेता की जटिल विरासत की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले इस बात के स्केल को समझना जरूरी है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़े सन्निहित भूमि साम्राज्य की। चंगेज खान की जीतों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा कारनामा जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी जीतों की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। लाखों लोग मारे गए। सोचिए, चीन, मध्य एशिया और फारस जैसे उस समय के सबसे समृद्ध समाज मंगोल हमलों से पूरी तरह तबाह हो गए। आतंक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और कई शहर तो नक्शे से ही मिटा दिए गए। ये उसकी विरासत का एक ऐसा स्याह पक्ष है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती और यहीं पर यह मामला पेचीदा हो जाता है। सोचिए, वही शासक जिसे हम एक विनाशक के रूप में जानते हैं, उसी ने अपने विशाल साम्राज्य में टॉर्चर पर बैन लगा दिया। उसने अपनी प्रजा को धार्मिक आज़ादी दी, फिर चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो या बौद्ध। उसने औरतों की हालत सुधारी और एक इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम, जिसे याम कहते थे, उसकी नींव रखी। तो अब हमारे सामने एक पहेली है। एक तरफ है विनाश और क्रूरता, और दूसरी तरफ तरक्की और सुधार। तो असली चंगेज खान था कौन? एक जंगली बर्बर इंसान या एक दूरदर्शी राजनेता? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं उसके व्यक्तित्व के पहले पहलू से। एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर आखिर उसने एक ऐसी सेना बनाई कैसे, जिसे कोई रोक ही नहीं सका? देखिए, चंगेज खां की कामयाबी का राज सिर्फ उसकी क्रूरता नहीं थी, बल्कि उसका इनोवेशन था। उसने सदियों पुरानी जो कबायली व्यवस्था थी, उसे जड़ से उखाड़ फेंका। उसने कहा, जन्म से नहीं, काम से पहचान होगी। मतलब योग्यता को सबसे ऊपर रखा। अपने सबसे काबिल साथियों को सेनापति बनाया, फिर चाहे वो किसी भी वंश के हों। उसने विरासत में मिले पद खत्म कर दिए और पूरी सेना को 10, 100 और 1000 की यूनिट्स में बांट दिया। इससे सेना को कंट्रोल करना अविश्वसनीय रूप से आसान हो गया। ये एक ऐसी सामाजिक और सैन्य क्रांति थी जिसने बिखरे हुए कबीलों को एक जानलेवा युद्ध मशीन में बदल दिया। और उसकी सेना की जो चालें थीं, वो भी कमाल की थीं। एक सबसे मशहूर चाल थी झूठे पीछे हटने की। होता क्या था कि मंगोलों का एक छोटा सा ग्रुप हमला करता और फिर ऐसे दिखाता जैसे डरकर भाग रहा हो। दुश्मन सेना लालच में आकर जैसे ही उनका पीछा करने के लिए अपनी पोजीशन छोड़ती, बस वहीं पर छिपी हुई एक बड़ी मंगोल सेना उन पर टूट पड़ती, उन्हें चारों तरफ से घेर लेती और खेल खत्म। यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, ये दिमाग का खेल था। एक मनोवैज्ञानिक और सामरिक जीत थी। तो ये तो हुई उसकी मिलिट्री की बात। अब जरा हटकर उसकी एक ऐसी भूमिका को देखते हैं जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक राष्ट्र निर्माता के रूप में उसकी जीतों ने एक ऐसे दौर को जन्म दिया जिसे इतिहासकार कहते हैं पैक्स मंगोलिका, मतलब मंगोल शांति। करीब एक सदी तक उसके इतने बड़े साम्राज्य में शांति और स्थिरता कायम रही। और ये सिर्फ जंग का खत्म होना नहीं था, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि दुनिया का पहला ग्लोबलाइजेशन था। इसने व्यापार, आइडियाज और कल्चर के लेन देन के लिए ऐसे रास्ते खोल दिए जो पहले कभी देखे ही नहीं गए थे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। 14वीं सदी का एक इटालियन व्यापारी फ्रांचेस्को पेगोलोटी, उसने लिखा कि मंगोल साम्राज्य के रास्ते इतने महफूज थे कि कोई दिन हो या रात बिना किसी डर के सफ़र कर सकता था। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी जब सफ़र करना ही जान जोखिम में डालने जैसा था। मंगोलों ने इन रास्तों से डाकुओं और लुटेरों का सफाया कर दिया था। तो सवाल है, ये सुरक्षा आई कैसे? देखिए, चंगेज खान एक जबरदस्त इकोनॉमिक विजनरी भी था। उसने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बना दिया। उसने याम नाम का एक गजब का पोस्टल सिस्टम शुरू किया, मतलब हर कुछ मील पर चौकियां जहां मैसेंजर और व्यापारी घोड़े बदल सकते थे, सामान ले सकते थे। उसने कागजी करेंसी को बढ़ावा दिया, व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन दिए, और तो और डॉक्टरों, टीचरों जैसे जरूरी लोगों के लिए टैक्स ही माफ कर दिया। ये सब क्यों? ताकि बिजनेस फले फूले। समाज के लेवल पर भी उसने बड़े बदलाव किए। उस जमाने में जहां ज्यादातर समाजों में व्यापारियों और कारीगरों को बहुत इज्जत नहीं मिलती थी, मंगोलों ने उन्हें बहुत वैल्यू दी। और हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि उसने औरतों को नए अधिकार दिए, उन्हें शादी के लिए बेचे जाने से रोका और उन्हें एम्पायर के कामकाज में भी शामिल किया। चलिए
अब बात करते हैं उसकी जिंदगी से जुड़े दो सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की। ऐसी पहेलियां जो आज भी इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को अपनी तरफ खींचती हैं। पहला रहस्य, उसकी खोई हुई कब्र। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे महान विजेताओं में से एक, और आज तक किसी को नहीं पता कि उसे कहां दफनाया गया। कहानियों के मुताबिक वो खुद चाहता था कि उसकी कब्र गुप्त रहे, बिना किसी निशान के। कहते हैं कि उसके अंतिम संस्कार में जितने भी लोग शामिल थे, सबको मार दिया गया ताकि ये राज राज ही रहे। कुछ ये भी कहते हैं कि कब्र के ऊपर से एक पूरी नदी का रुख मोड़ दिया गया। सदियों से लोग इसे ढूंढ रहे हैं। सोवियत दौर में तो ये इलाका ही बंद था, और आज सैटेलाइट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद चंगेज खान का मकबरा आर्कियोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना हुआ है। लेकिन उसका अकेला रहस्य जमीन में ही नहीं दफन है। दूसरा बड़ा रहस्य तो उसके खून में छिपा है, उसकी जेनेटिक विरासत में। हुआ ये कि साल 2003 में एक बहुत मशहूर स्टडी आई। उसने कहा कि आज एशिया में करीब करीब 1,60,00,000 पुरुष सीधे चंगेज खान के वंशज हो सकते हैं। इन सब में एक खास वाई क्रोमोसोम मिला। ये दावा सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। हाल की रिसर्च ने इस बात को चुनौती दी है। 2016 में उसी दौर की शाही मंगोल कब्रों से जो पुराना डीएनए मिला, वो एक बिल्कुल अलग जेनेटिक लाइन का था। तो विज्ञान भी अभी तक इस सवाल से जूझ रहा है। तो इन सब अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल उलट सबूतों को एक साथ रखकर हम चंगेज खान के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं? और असल में यही उसकी विरासत का निचोड़ है। वो एक ही वक्त में एक डिस्ट्रॉयर भी था और एक यूनिफायर भी। एक तरफ उसने लाखों लोगों की मौत और बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विनाश देखा, तो दूसरी तरफ उसने इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, एक सदी की शांति दी और ऐसे व्यापार को बढ़ावा दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो एक ऐसा इंसान है जिसे कुछ लोग एक खूंखार जालिम के तौर पर याद करते हैं, वहीं कुछ दूसरे, खासतौर पर मंगोलिया में, उसे अपने देश का राष्ट्रपिता मानते हैं। शायद ये मॉडर्न सोच उसकी विरासत को सबसे सही तरीके से बयां करती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने उसे मैन ऑफ द मिलेनियम कहा था। क्यों? क्योंकि वो इंसान के स्वभाव के विरोधाभास का प्रतीक था। बनाने की और मिटाने की हमारी काबिलियत, हमारी बर्बरता और हमारी सभ्यता, दोनों का। आखिर में चंगेज खान की कहानी सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये हमारे बारे में भी है। हम उसे कैसे देखते हैं? क्या हम उसकी जीतों पर फोकस करते हैं या उस दुनिया पर जो उसने बनाई? ये दिखाता है कि आज एक समाज के तौर पर हम किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। उसकी विरासत एक आईने की तरह है, जो हमें इतिहास की उलझनों और अपने खुद के नैतिक पैमानों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।